प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता को विभिन्न रूपों में समझने के लिए आज हम विभिन्न उदाहरणों पर उनका जो वर्गीकरण किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। संप्रभुता के पहले प्रकार को औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता में बांटा गया है। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करे। इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक संप्रभु का आदर्श उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की इस संप्रभुता का उपयोग करता है। भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और संसद एवं मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का यह भेद संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही देखा जाता है। दूसरा प्रकार कानूनी संप्रभुता। राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक निर्देशों तथा जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए गार्नर ने कहा है, कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांत तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को इसी प्रकार का कानूनी संप्रभु कहा जाता है। कानूनी संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, यह निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। दूसरी, यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। तीसरा, यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। 4, व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभु के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। 5वां, यह असीमित और सर्वोच्च होती है। तीसरा प्रकार राजनीतिक संप्रभुता। स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था वाले देशों में तो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है, उसके अंतर्गत कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और इन पर नियंत्रण रखती है, और पार्लियामेंट कानूनी संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। डाइसी के शब्दों में, जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने कानूनी संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। लेकिन यह राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती है
यह तो असंगठित एवं अनिश्चित होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि वे ही कानूनी संप्रभुता का निर्माण करते हैं। लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी कानूनी संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। इसलिए गिलक्रिस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित रहते हैं। कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुता का अंतर बताते हुए गिलक्रिस्ट ने लिखा है कि कानूनी प्रभुसत्ता निश्चित रूप से संगठित तथा स्पष्ट होती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता यद्यपि वास्तविक होती है, फिर भी यह अस्पष्ट तथा अनिश्चित होती है। चौथा प्रकार, वैध और यथार्थ संप्रभुता। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वैध संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है, उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। यथार्थ संप्रभु को परिभाषित करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के उस समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में क्रियान्वित कर सकता है। सामान्यतया वैध और यथार्थ संप्रभु अलग अलग नहीं होते, किंतु जब कोई व्यक्ति एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य के विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा कर क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वैध संप्रभु पुरानी सरकार ही रहती है, लेकिन नवीन स्थापित सरकार उस राज्य की वास्तविक संप्रभु बन जाती है। लेनिन ने 1917 में, अयूब खान ने 1958 में और याह्या खान ने 1968 में पाकिस्तान में जो सरकार स्थापित की थी वह आरंभ में यथार्थ संप्रभु ही थी। लेकिन वैध और यथार्थ संप्रभु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते हैं। या तो वैध संप्रभु थोड़े समय बाद विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन शक्ति का अंत करके फिर से यथार्थ संप्रभु बन जाता है, या विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन सरकार संविधान में परिवर्तन करके या किसी और प्रकार से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर वैध संप्रभु भी बन जाती है। 1958 में जनरल याह्या अयूब खान के द्वारा पहले तो विद्रोह के आधार पर पाकिस्तान की यथार्थ प्रभुता प्राप्त की गई और फिर जन स्वीकृति के आधार पर वैध प्रभुता भी प्राप्त कर ली गई। पांचवा प्रकार, जन संप्रभुता। 18वीं सदी तक विश्व के प्राय सभी राज्यों में स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासनकाल में ही कुछ व्यक्तियों द्वारा जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ तथा विलियम ऑफ ओकम का नाम लिया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की घोषणा रूसो के द्वारा की गई। रूसो ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार, शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का आधार जन संप्रभुता का यही विचार था और वर्तमान समय में यह विचार सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रेरणादायक राजनीतिक विचार है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार तथा प्रतीक बन गई है। तो ये थे संप्रभुता के विविध रूप।